नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर की मियाद अब खत्म होने को है। कल 22 तारीख है, आप जानते हैं, और कल आखिरी दिन। बीते 2 हफ्तों में थोड़ी शांति तो बनी रही, लेकिन क्या यह शांति किसी आने वाले तूफान से पहले की है या अब तूफान गुजर चुका है और यह शांति अब परमानेंट है? यह तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। ये दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि लंबे वक्त की शांति तो तभी कायम हो पाएगी जब अमेरिका अपनी युद्ध और आक्रामक नीति को छोड़ेगा और दोनों देश वार्ता के लिए यानी जो पीस टॉक है उसके लिए एक साथ बैठेंगे। और इसके लिए इस्लामाबाद ने तो एक बार फिर से मंच सजा ही रखा है, यानी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंच तैयार है और आने वाले दोनों देशों के डेलीगेशन का इंतजार है। खबर यह है कि अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल जेडी वेंस के नेतृत्व में वहां से निकल भी चुका है। यह खबर आ रही है कि अमेरिका से जेडी वेंस की लीडरशिप में, कल खबर आ रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि 20 तारीख को निकलेंगे। खबर आई इधर से इस्लामाबाद से भी कि जेडी वेंस पहुंच चुके हैं, लेकिन जेडी वेंस नहीं पहुंचे और ये प्रतिनिधिमंडल आज पहुंच रहा है। कल भी ऐसी ही खबर आई थी, लेकिन तब तक ईरान की तरफ से वार्ता से इनकार ही किया जा रहा था। लेकिन अब शायद ईरान भी मान जाए। वैसे कहा जा रहा है कि वेंस तो प्रत्यक्ष वार्ता करेंगे ही और ज़रूरत हुई तो डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें वर्चुअली जुड़ सकते हैं। अब ये खबर आ रही है कि वर्चुअली जब बातचीत होगी तो डोनाल्ड ट्रंप वर्चुअली जुड़ सकते हैं। तो क्या IRGC का दावा सच है? क्योंकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC से जुड़ी फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने फारसी भाषा में लिखा है कि IRGC ने इजराइल और अमेरिका को थका दिया है, जिससे उन्हें मजबूर होकर युद्ध विराम की मांग करनी पड़ी है। जबकि उसके थोड़ी देर पहले ईरानी संसद के स्पीकर, जी हाँ, इसके बाद इससे थोड़ी देर पहले ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा था कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच बातचीत को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि आज ही ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान में अमेरिका के साथ शांति वार्ता में शामिल होने पर विचार कर रहा है। तो कभी हां और कभी ना, ये जो रवैया है, ये वाला रवैया, कभी हां कभी ना वाला रवैया ईरान का बन रहा है और इसकी वजह भी हैं। ईरान की वजह इसमें क्या है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार, उनका जो बिहेवियर है वो जंग रोकने जैसा नहीं लग रहा है। कभी कभी तो लगता है कि क्या उन्हें ईरान को उकसाने में या अपने खिलाफ अविश्वास के बने रहने में मजा आता है। ये सवाल कई बार हम लोग खुद से पूछते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्या यही उनकी राजनीति है जिसमें उन्हें मुनाफा होता है? क्योंकि युद्ध विराम की शर्त का उल्लंघन करके अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की और अब इल्जाम ईरान पर लगा रहे हैं कि उसने युद्ध विराम का यानी सीज फायर का उल्लंघन किया है। थोड़ी देर पहले ही ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह पोस्ट किया है जो आपके सामने है। ईरान ने कई बार सीज फायर को तोड़ा है, यह लिखा थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में किसी घटना का जिक्र नहीं किया है, बस एक लाइन लिखा है। लेकिन अगर ईरान ने युद्ध विराम को तोड़ा है तो उसके उदाहरण भी तो दीजिए, उसके एग्जाम्पल भी तो बताने चाहिए। हॉर्मुज पर तो उसका पहला हक है, लेकिन ट्रंप उसका वहां पर जबरन घुस रहे हैं। पहले कह भी चुके हैं कि हॉर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण रहेगा। ऐसे में ईरान अगर अपना हक बचाने के लिए कदम उठाता है तो उसे गलत कैसे कहा जा सकता है? वैसे कल ईरान के एक जहाज को अमेरिका ने अपने कंट्रोल में लिया था, खबर आई थी, आपने देखा। वहीं आज खबर है कि एक दूसरा ईरानी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर निकल गया है। ईरान की ब्रॉडकास्टिंग संस्था IRIB ने इसके लिए जो लिखा है ये देखिए। IRIB का कहना है कि अमेरिकी नौसेना की कई धमकियों के बावजूद ईरानी नौसेना की सुरक्षा में चल रहे ईरानी टैंकर सिली सिटी ने कल, ये नाम है उस टैंकर का, सिली सिटी ने कल रात अरब सागर को सुरक्षित रूप से पार कर ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। ये वर्तमान में ईरान के दक्षिणी बंदरगाह पर लंगर डाले खड़ा है। ये सिली सिटी जो है दक्षिणी क्षेत्र पर लंगर डाले हुए
खड़ा है। आपको बता दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को अमेरिका की गलती बताया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के बाद ईरानी अधिकारियों ने अपना शुरुआती रुख बदल लिया। मैक्रो ने अमेरिकी कदम को रणनीतिक रूप से गलत करार दिया है और संकेत दिया है कि इससे क्षेत्रीय हालात और जटिल हो जाएंगे और मुश्किल हो जाएंगे। ये कहना है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का। वहीं फारस की खाड़ी में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। सुरक्षा खतरे के चलते सैकड़ों जहाज समुद्र में फंस गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन जहाज़ों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने निकासी योजना तैयार किया है। IMO के महासचिव अर्सेनियो डोमिंगुएज, जी हाँ, अर्सेनियो डोमिंगुएज का कहना है, उनके मुताबिक ये एक जटिल ऑपरेशन होगा क्योंकि इलाके में अभी भी सुरक्षा खतरे में है। यहीं पर जो मरीन माइंस भी बिछाए गए हैं, समुद्री माइंस, समुद्र के अंदर दबाव वाले, प्रेशर वाले जो बम होते हैं वो भी बिछाए गए हैं और ये बम जो है इसको ईरान ने बिछाया है। खतरे के कारण कई जहाज समुद्र में ही रुके हुए हैं और ऐसे में IMO अलग अलग देशों के साथ मिलकर सुरक्षित रास्ता बनाने की और अपनाने की कोशिश कर रहा है ताकि जहाज़ों और उन पर मौजूद नाविकों को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाला जा सके। इस बीच दुनिया में ऊर्जा संकट भी गहरा गया है। गंभीर ऊर्जा संकट कायम हो गया है दुनिया में और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA का कहना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उनका कहना है कि उनके जो प्रमुख हैं फातिह बिरोल, जी हाँ, फातिह बिरोल का कहना है, उन्होंने फ्रांस इंटर रेडियो पर प्रसारित एक इंटरव्यू में कहा है कि ये वास्तव में इतिहास का सबसे बड़ा संकट है। इसके अलावा ईरान युद्ध के दौरान खाड़ी के क्षेत्र में कई देशों के ऊर्जा ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। युद्ध के दौरान कई संयंत्रों को हुए नुकसान को पूरी तरह ठीक करने में कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक का वक्त लग सकता है। बिरोल ने कहा है आगे कि वो वर्तमान ऊर्जा स्थिति को साल 1973, साल 1979 और 2022 के संकटों से कहीं अधिक खराब मानते हैं। आप जानते हैं कि साल 1973 में अरब और इजराइल युद्ध के दौरान उसके बाद एक बड़ा तेल संकट पैदा हुआ था, जबकि साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के वक्त भी ये संकट पैदा हुआ था। वहीं साल 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी यूरोपीय देशों में ऊर्जा का संकट, बड़ा संकट पैदा हुआ था। ये बात यहाँ पर कही गई है IEA की तरफ से, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से, उनके चीफ की तरफ से। युद्ध शुरू यानी जंग शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने तेल की बढ़ती कीमतों का मुकाबला करने के लिए वैश्विक रणनीतिक भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी किया था, जो इससे पहले कभी नहीं किया गया। आप समझ लीजिए, इससे पहले यहाँ पर IEA के चीफ का कहना है, बैरोल का कहना है कि हमने 1973 के जंग को भी देखा, हमने 1979 के जंग को भी देखा, हमने 2022 के जंग को भी देखा, लेकिन इतनी गंभीर स्थिति कभी नहीं रही जितनी गंभीर स्थिति अभी है, जैसे गंभीर हालात अभी हैं। और 40 करोड़ बैरल तेल उस भंडार से, IEA के भंडार से जारी किया गया है। तो ये ऊर्जा संकट जैसे जैसे और गंभीर होगा, अमेरिका के खिलाफ नाराजगी भी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि जंग खत्म करना अब उसके हाथ में है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि कल ईरानी डेलीगेशन भी पाकिस्तान आएगा और अपने अमेरिकी समकक्षों की से बातचीत के लिए तैयार रहेगा। आज पाकिस्तान में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने चीनी राजदूत जियांग जैंगडोंग से मुलाकात की इस्लामाबाद में, और इसमें भी युद्ध विराम पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने इसके बाद, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसके बाद प्रेस रिलीज जारी कर जो बात बताई है वो आपके सामने लाता हूं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मुलाकात के दौरान जैंगडोंग ने अमेरिका ईरान के बीच क्षेत्र और उससे बाहर भी स्थायी शांति और स्थिरता के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने के पाकिस्तान के लगातार प्रयासों की सराहना की। रूस और चीन पहले से शांति कायम करवाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और वो साफ दिखाई दे रहा है। इधर इस्लामाबाद जो है वो भी दूसरे दौर की वार्ता के लिए तैयार है, जो बातचीत कल से शुरू हो सकती है। और क्या ये लंबी शांति के लिए एक असरकारी साबित होगी,
ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच दो बातें जो हम यहाँ लिख भी रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान और अमेरिका से इसके बाद क्या बड़ी खबरें आ रही हैं वो आप तक हम पहुंचाएंगे। दूसरी बात कि शांति वार्ता, इस शांति वार्ता जो पीस टॉक इस्लामाबाद में होने वाली है, इस वार्ता में क्या इससे पहले ही क्या बड़ा खेल हो गया है, वो खेल क्या हुआ है, इसकी भी हम तह में जाने की कोशिश